हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि फाइनली 5 राज्यों के चुनाव के डिसीजन जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं कल। और सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे। मतलब सच में आप जितना सोच रहे थे उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और सच में मैंने जो प्रेडिक्ट करा था उससे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मतलब हाँ, ये 5 राज्यों के चुनाव उतने भी सरप्राइजिंग मेरे लिए नहीं रहे, सिर्फ छत्तीसगढ़ को छोड़ के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ इसी तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो हाँ, डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक एज है। और मुझे लग रहा था कि भूपेश बघेल वो इलेक्शन निकाल देंगे। लेकिन जो उलटफेर हुआ उसकी मुझे पर्सनली बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर आप वहाँ के पत्रकारों से भी बात करेंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हुए इस इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर। लेकिन हाँ, अब जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया है, तो अब हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ यार, वो भूपेश बघेल का जो चुनाव रहा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, और उसके कारण कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ है। जहां तक बात है एमपी के इलेक्शन की, एमपी के इलेक्शन में ये दिख रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना लेके आए थे उसके कारण उनको एक काफी बड़ा फायदा मिला है। और साथ ही साथ जिस तरह से एक लहर चली थी कि कांग्रेस बीजेपी उनको साइडलाइन कर रही है, और जो एक सिंपथी वाली लहर चली थी जिसके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, आई थिंक मैं 2 हफ्ते पहले वोटिंग के अगले दिन ही मैंने इस चीज पे बात करी थी कि जो एक सिंपथी की लहर चली है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, उसका उनको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और डेफिनेटली वो चीज हमें देखने को भी मिली है। मतलब अगर आप काफी सारे फैक्टर्स होते हैं यार, ये सिर्फ एक या दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता है कोई भी इलेक्शन। फिर चाहे सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लाडली बहना का फायदा मिला है, या फिर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वोट पड़े, या सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़े। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक। काफी सारी चीजें होती है जिन पे बात की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम मोटा माटी पकड़े तो ये 2 फैक्टर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं एमपी में। एक शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो लोकप्रियता है, जो लहर थी, लहर यानी सिंपति वाली लहर। और दूसरी लाडली बहना योजना का काफी ज्यादा फायदा उनको मिला है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि उनको 1500 रुपए देंगे वो हर एक औरत को। लेकिन एक तरफ उनके पास वादा था, एक तरफ उनके पास पैसे थे। उन्होंने पैसे को ज्यादा तवज्जो दी, जो कि ज्यादा लॉजिकल चीज भी है। जहां तक बात करूं अगर मैं राजस्थान की, तो राजस्थान के टाइम भी मैंने इलेक्शन के सॉरी वोटिंग के अगले दिन बोला था, जब एग्जिट पोल्स वगैरह भी आए थे उसके बाद भी मैंने ये बोला था कि सब कांग्रेस को एक एज दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को वो एज है, बीजेपी को ही वो एज है। लेकिन वो क्लोज कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने उस कॉन्टेस्ट को जीता है, और काफी अच्छे मार्जिन से वो जीता है। मतलब ये डेफिनेटली वो इलेक्शन नहीं रहा जहां पर एक लहर चली हो और बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली हो। ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप इससे पहले के इलेक्शंस देखोगे जहां बीजेपी को जीत मिली है, तो उनको काफी बड़े मार्जिनों से जीत मिली, 140 130 सीटें मिलती आई हैं। इस बार वैसा नहीं हुआ, 116 पे रुकी हैं। इसी कारण से वहां का अभी पोस्ट पोल सिनेरियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना का भी पोलिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इलेक्शन रहेगा ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लोग सिर्फ बीआरएस को काउंट करेंगे, बीआरएस की 40 सीटें हैं। लेकिन बीआरएस की सिर्फ 40 सीटें नहीं है। बीआरएस प्लस एआईएमआईएम को की सीटें मिलाकर अगर हम देखें तो वो 46-47 सीट्स के आसपास पहुंचे हैं। मतलब अगर आप देखते हैं तो जो बेंचमार्क है यानी 60 सीट्स का जो हाफ वे था, उससे वो थोड़ा ही पीछे रहा है 50 सीट्स का। तो इतना बुरा परफॉर्म भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, कांग्रेस से पर्सनली मुझे लगा था कि बहुत क्लोज फाइट होगी उनकी, लेकिन उतनी क्लोज फाइट नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों ने अच्छा परफॉर्म करा है सच में। बीजेपी से मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि 8 सीटें वो लेके आ पाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो 5 से 6 सीट के आसपास रुक सकते हैं, या फिर अगर बेटर परफॉर्म करा तो 7 सीट तक जाएंगे। लेकिन वो 8 सीट लेकर आए, वो जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। और सच में जो उनका एक ग्रो देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 800% का है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उनको 1 सीट मिली थी, इस बार उनको 8 सीटें मिली। तो आप सोच सकते हो उन्होंने कितना बड़ा जंप दिखाया है। इसी कारण से जो कॉन्टेस्ट था बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, वो काफी बड़ा हो गया, बड़ा दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पोलिंग के बाद अगर आप देखोगे ना, तो एक कहीं ना कहीं अलायंस बनेगा बिटवीन कांग्रेस, बिटवीन बीजेपी और बीआरएस। आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। अगर सदन भी जब चलेगा तब भी आपको ये चीजें काफी ज्यादा दिख कर आएंगी। डेफिनेटली बीआरएस के लिए अब ग्राफ थोड़ा डाउनफॉल में जाएगा। और मैं सच में केसीआर के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर आपको 2-3 साल पहले मैं लेकर जाऊं, तब थर्ड फ्रंट की जब ये बातचीत चल रही थी कि थर्ड फ्रंट होगा, थर्ड फ्रंट होगा, और नीतीश कुमार बिहार से निकले थे पूरे देश में अलग अलग छत्रपों से मिलने के लिए, तब ये कहा भी जा रहा था कि केसीआर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि वो पूरा अगर थर्ड फ्रंट कोई बनता है तो उसके इलेक्शन को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है यार। वहाँ के अगर आप लोगों से भी बात करोगे तो वो खुल के ये बात करते हैं कि करप्शन हुआ है, करप्शन तेलंगाना में अच्छा खासा हुआ है, लोगों के पास बहुत पैसे बनाए हैं। और उन्होंने ये बात खुल के भी कही थी कि मैं पूरा इलेक्शन स्पॉन्सर कर सकता हूँ अगर कोई थर्ड फ्रंट बनता है तो। लेकिन जब इंडिया अलायंस बना तो राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हम केसीआर को साथ में नहीं लेंगे, केसीआर को हम साथ में नहीं लेंगे। इसी कारण से कहीं ना कहीं अलायंस हमें देखने को मिल रहा था।
बैक ऑफ बैकडोर कि एक बीजेपी और केसीआर यानी बीआरएस के बीच में एक कहीं ना कहीं एक अलायंस बनते हुए दिख रहा था, जो कि कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे फायदा हुआ। लेकिन इस अलायंस का अगर आप देखोगे ना ग्राउंड लेवल पे आज, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है, क्योंकि खुद केसीआर चुनाव हारे हैं। वहां से एक नए उभरते हुए सितारे हमें मिले कांग्रेस की तरफ से। उनका नाम तो अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है फ्लो में, लेकिन क्षमा चाहूंगा उसके लिए। लेकिन हाँ, एक नए उभरते हुए सितारे देखने को मिले, और सच में ये सितारे जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनकी लाइफ कहानी भी, ये पहले एबीवीपी में थे, फिर इन्होंने टीआरएस ज्वाइन करी, फिर टीडीपी ज्वाइन करी, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी है, और अभी को कांग्रेस के ऑलमोस्ट सीएम बन सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कयासें लगाई जा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन हो तो इस तरह की लीडर को वो बनाए सीएम। जो गलती उन्होंने 2018 में करी थी वो दोहराए ना, क्योंकि अगर 2018 वाली गलती दोहराई तो जिस तरह के इलेक्शन रिजल्ट अभी हमें देखने को मिले हैं ना, वही देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं, बैक टू एमपी बात करूं मैं, तो एमपी में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। मतलब इतना बड़ा नुकसान मुझे पर्सनली नहीं लगा था। मैंने खुद ने प्रेडिक्ट करा था कि जो भी पार्टी जीतेगी वो 130 प्लस सीट लेके आएगी, लेकिन 164 165 सीट का जो मार्जिन लेके आई है, जो बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से जीती है, उसके बाद पूरी तरह से डोर शट हो चुके हैं कांग्रेस के लिए। मतलब इसका हमें काफी सारे फैक्टर्स पे हमें नुकसान देखने को मिला है कांग्रेस को लेकर। जैसे कि मैंने कहा था, मालवा निमाड़ में बीजेपी को एक बहुत बड़ा एज है, वो उन्होंने दिखाया है। मैंने कहा था चंबल में कांग्रेस को एक एज है, नहीं, वो एज नहीं दिखा। कांग्रेस की बीजेपी के साथ गई है काफी सारी सीटें। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में मुझे लगा था, भोपाल नीमच के इलाकों में, कि अगर जो नुकसान होगा बीजेपी को वो वहीं से होगा, लेकिन वहां से नुकसान नहीं होते हुए दिखा। और जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो याद हो तो मैंने उसमें कहा था कि सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी जैसे नेता जो हैं, ये अपनी सीट निकाल लेंगे काफी आराम से। नहीं, ये दोनों ही बड़े बड़े अंतरों से चुनाव हारे हैं, और काफी सारे अलग अलग नेता भी अपने अपने चुनाव हारे हैं। नरोत्तम मिश्रा की मैंने बात करी थी, उनका नाम मैंने नहीं मेंशन करा था, लेकिन हाँ, मैंने उनका कहना चाहता था कि नरोत्तम मिश्रा की जो सीट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो चुनाव हार गए, जो कि बीजेपी के थे। तो बाकी सारे बड़े नेता ऑलमोस्ट चुनाव जीते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का जो तमगा बोला जाता है, जो पैठ बोली जाती है इंदौर और उसके आसपास के इलाके में, वो देखी है हमें। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शंस देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं अब आगे क्या हो सकता है, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठेंगे इंडिया अलायंस पे। इंडिया अलायंस, क्योंकि अगर ये इलेक्शन कांग्रेस अगर 5 में से 3 राज्य जीत जाती या 2 राज्य जीत जाती, मतलब अगर वो छत्तीसगढ़ को रिटेन कर लेते, और तेलंगाना क्योंकि वो जीत चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो एमपी में अपनी सरकार बना लेते, या फिर राजस्थान में रिटेन कर लेते, इनमें से कुछ भी अगर सिनेरियो होता, तो उनकी बहुत ज्यादा पैठ हो जाती है, और फिर इंडिया अलायंस से राहुल गांधी और कांग्रेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन अब फैक्शंस में डिवाइड होगा, सीट्स को लेकर जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। और अगर आप लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये पूरा जो सिनेरियो अभी अगले 6 महीने चलने वाला है ना, ये आपके लिए किसी भी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब काफी ज्यादा कुछ होने वाला है। अब आपको वो लड़ाइयां देखने को मिलेगी, वो गेम ऑफ थ्रोन्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी वो चीज है। जो इंडिया अलायंस की अगर आप बात करो, अगर आप किसी नेता वगैरह से मिलते हो, आप उनके कार्यकर्ताओं से मिलते हो, या फिर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, उनको ये उम्मीद है कि वो सरकार तो नहीं बनाएंगे। ये बात उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं 250 से नीचे रोक देते हैं, तो फिर उनके पास एक एज आएगा, उनको एक मौका मिल सकता है कि वो सरकार बना सकते हैं। जो उनका ऐसा मानना है कि एनडीए पूरा गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं 280 से लेकर 300 के बीच में रुकना चाहिए, और बीजेपी जो है वो 250 से नीचे रुकना चाहिए, तभी उनके पास एक मौका रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। फिर प्रधानमंत्री ऐसा जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी ही बने। अगर एनडीए अलायंस को डेफिनेटली 280 से ऊपर मिलता है, 300 के आसपास जाते हैं वो, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी ही हमारे देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो 300 से ऊपर जाते हैं, तो फिर चीजें काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस 150 प्लस सीट लेके आ जाती है, तो राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा सी हो जाएगा, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें आए, ताकि उनकी पैठ कम हो जाए इंडिया अलायंस में। तो काफी सारी चीजें हैं यार, काफी ज्यादा पॉलिटिकल जो सिनेरियोस हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। और सच में यार, ये सारी चीजें देखने में पर्सनली मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आप लोग भी राजनीति के विद्यार्थी हो, तो आपको पता होगा कि मैं किन चीजों पे बात कर रहा हूँ, और आप शायद मेरे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अब मजा आने वाली चीजें हैं।
अब आपको रियल पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, गेम ऑफ थ्रोन्स देखने को मिलेगा। पूरे पैन इंडिया की बात करो तो कोई भी नरेशन नहीं चल रहा है। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करो तो कुछ राज्यों में वो चल रही है, कुछ राज्यों में वो नहीं चल रही है। अगर आप ओबीसी या फिर जातिवाद जनगणना की बात करो तो वो कुछ राज्यों में क्लिक हो रही है, कुछ राज्यों में क्लिक नहीं हो रही है। तो कुछ भी पैन इंडिया कोई भी मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर चाहे बीजेपी की बात करो या कांग्रेस की बात करो, अगर कांग्रेस के खिलाफ इतनी ही नाराजगी होती तो वो तेलंगाना कर्नाटका जैसे राज्य नहीं जीत रहे होते, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य नहीं जीत रहे होते। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर इतनी जनता होती तो गुजरात जैसा इतनी धराशायी पे जो गुजरात में गिरी है, इतनी बड़ी जीत बीजेपी को नहीं मिलती। एमपी में इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ जो उनका गढ़ माना जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि वो काफी आराम से जीत जाएंगे, उसमें इतनी बड़ी हार नहीं होती। राजस्थान जहां थोड़ी फाइट दी है अशोक गहलोत ने, वहां पर वो नहीं हारते, वहां थोड़ा और बेटर परफॉर्म करते। देखने लायक होगा कि अब कांग्रेस के जो छत्रप हैं उनका क्या होने वाला है। कमलनाथ के लिए मेरे ख्याल से अब टाटा बाय बाय होने वाला है। अशोक गहलोत के लिए तो ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि अब गांधी परिवार उनसे दूर हो चुका है। राजस्थान उनके हाथ से जा चुका है। अब तो बस उनका जादू है, अगर वो चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर अशोक गहलोत के लिए भी नमस्कार होने वाला है। भूपेश बघेल के लिए काफी बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन हाँ, भूपेश बघेल अभी यंग है एज कम्पेयर टू, अगर हम राजनीति में देखें तो राजनीति में 60 साल का आदमी भी यंग होता है, क्योंकि राजनीति 80 साल का इंसान भी कर सकता है। तो हाँ, भूपेश बघेल एज कम्पेयर टू अदर नेता वो यंग है, ओबीसी है, नेता है। कांग्रेस के पास कोई भी सेंट्रल इंडिया में इतना बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है, वो एक बात मुख्यमंत्री है। तो अगर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करती है एज अ बिग ओबीसी चेहरा, तो शायद वो एक बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं पूरे सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक बन सकते हैं। मुझे एक चीज लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को थोड़ा और ज्यादा प्रोजेक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी में चीजें काफी ज्यादा टफ हो जाएंगी, अगर इंडिया अलायंस ऐसा सोच रही है, कांग्रेस ऐसा सोच रही है तो। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ वो मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस नरेंद्र मोदी रखते हैं तो चीजें शायद काफी ज्यादा बैलेंस हो सकती हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस विजन से कांग्रेस उनको हरा देगी, लेकिन हाँ, इस रीजन से ये जरूर हो जाएगा कि जो साउथ के जो सदर्न स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएंगे। और जहां तक बात है, जो दलित लोग हैं उनको काफी ज्यादा रिलेट करने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी, और वहां का एक दलित अध्यक्ष बनना एक इसमें ही बहुत बड़ी बात है। जब आपके पास गांधी परिवार हो और उनमें से ना होते हुए कोई दलित इंसान अगर वहां का अध्यक्ष बनता है तो वो काफी ज्यादा बड़ी प्रोजेक्ट करने वाली चीज हो सकती है। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी वर्सेस अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रखा जाए आने वाले इलेक्शंस में तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू किसी और चीज से। अगर वो नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार सोच रहे हैं, बैड आइडिया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ कितने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे ये हम सब जानते हैं। उनके बिहार में डेफिनेटली उनके साथ कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन बिहार के अलावा कहाँ होगा ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। सेम विद अगर हम बात करें ममता बनर्जी के लिए या किसी और अरविंद केजरीवाल के लिए, तो इनके लिए वो मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पाएगा, वो एक कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा। एक जाति का पूरे देश में जिसका प्रभाव है वो कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा। इसी कारण से मुझे ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस को कहीं भी थोड़ा बहुत भी फायदा लेना है किसी भी चीज का, तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे उनको करना पड़ेगा, और अगले 5 महीने में ही करना पड़ेगा, वरना 2024 के इलेक्शन में वो बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। बाकी जहां तक बात है, आपको क्या लगता है कि इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि काफी सारी चीजें जिन पे बात की जानी चाहिए। किसी एक फैक्टर पे ये इलेक्शंस नहीं जीते और हारे जाते, काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। टीएस सिंहदेव अगर इलेक्शन हारे तो वो इस वजह से तो नहीं हारे क्योंकि वो अनपॉपुलर है, या फिर वो ग्राउंड पे नहीं जाते, या फिर उनका ग्राउंड कनेक्ट नहीं है, या फिर उनको लोग नहीं जानते, या फिर उनसे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे काफी सारी चीजें चलती है। चलो कमेंट सेक्शन में उन सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी आपको फैक्टर्स हैं, आपको जो भी चीजें लगती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।